Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Understanding Laws, and under this chapter, we have done how laws are made. है ना? And in this regard, we have seen by an example the how this law came into existence, the law of protection of women from domestic violence 2005, how the women's organization were very much active in this lawmaking process. Okay, and now today we will be discussing some of the unpopular and controversial laws, because as I told you earlier also, whenever a law is enacted, it is beneficial for many people, but at the same time it may cause trouble for another group of people also. So these types of laws are called unpopular and controversial laws. Unpopular and controversial laws. ओके, तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कैसे लॉज होते हैं जो कि अनपॉपुलर हो जाते हैं और कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं. कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली तो सही है, हाँ लीगली सही है, उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे या लीगल बेसिस पे गलत प्रूव कर सके, बट स्टिल कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वैलिड होते हुए भी अनपॉपुलर हो सकते हैं और लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकते हैं, है ना. क्योंकि लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल. इस लॉ को बनाने के पीछे जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो अनफेयर है, वो हार्मफुल है, and that is why it becomes unacceptable to the people, it becomes unpopular, है ना. So अगर इस तरह का कोई भी लॉ बनता है तो कई बार होता है जब पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द लॉ, है ना. पीपल स्टार्ट होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स, they write in the newspaper about the bad impact of this law, कि इस लॉ के बनने से क्या हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना. They can report to TV news channels. So in this way people can express their dissatisfaction with the law, कि how they are dissatisfied with this law. And when we see in a democracy, people have this freedom to express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. Parliament law frame करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली सही है, बट स्टिल अगर वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का ऐसा लग रहा है कि इस लॉ को बनाने के पीछे कुछ अनफेयर और हार्मफुल पर्पस से इसको बनाया गया है, तो उनको ये राइट है कि वो अपने इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसके लिए वो अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में वो अपने व्यूज़ को दे सकते हैं, ठीक है. और जब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की फीलिंग अगर रखने लगे कि एक गलत लॉ पास कर दिया है पार्लियामेंट में, तो इस तरह से पार्लियामेंट पे भी प्रेशर आ जाता है और पार्लियामेंट को चेंज भी करना पड़ सकता है अपने लॉ को, है ना. तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ऐसे लॉज जो कि इनैक्ट होने के बाद लोगों ने उसके अगेंस्ट में
प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लाइक अभी जो बहुत ही रिसेंट का आपका एग्जांपल है फार्म लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, फार्मर्स से रिलेटेड 3 लॉज बने हैं। अब इन गवर्नमेंट का कहना है कि इन लॉज से फार्मर्स को फ़ायदा होगा, दे विल बी इन बेनिफिट, बट जो फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये ओपिनियन है कि ये फार्म लॉज जो है ये उनके लिए नहीं बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि लॉन्ग रन में वो उनको हार्मफुल होगा उनके लिए। और इसीलिए आप देखा होगा, आप भी सुनते होंगे न्यूज़ में, मतलब 1 साल हो गया होगा ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो इट इज़ स्टिल ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि वो उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉ बनाया है वो लीगली सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, बट उनका ये ओपिनियन है कि ये अनफेयर है और उनके लिए फार्मर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है एक डेमोक्रेसी के अंदर। इसी तरह से थोड़े दिनों पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने अपने अपने प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए सड़कों पे धरना दिया, सब कुछ हुआ। तो ये इस तरह के लॉज कई सारे होते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और है इस तरह के एक लॉ का, वन मोर एग्जांपल वी हैव। इसी तरह से कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के अगेंस्ट बने हैं। हमारी कंट्री में भी ऐसे लॉ बने हैं जहाँ पर कि जो हॉकर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कई बार कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो कि जहाँ पे इन हॉकर्स और वेंडर्स के लिए जो मना कर दिया जाता है कि वहाँ पे हॉकर्स और वेंडर्स नहीं जा सकते हैं, इलीगल होगा, है ना। तो इस तरह का जो लॉ बनता है उसमें क्या होता है, वो क्यों बनता है, क्यों हॉकर्स और वेंडर्स को मना कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में कि यहाँ पर नो हॉकिंग जोन है ना, हॉकिंग नहीं, हॉकर्स नहीं यहाँ पर जा सकते, वेंडर्स नहीं जा सकते। इसके पीछे ये रीज़न होता है कि वो जो प्लेसेस होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है उस सिटी का, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, बहुत क्राउडेड प्लेस होता है, प्रोमिनेंट प्लेस है। तो वहाँ पर अगर हॉकर्स और वेंडर्स होंगे तो क्या होगा कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि हॉकर्स वेंडर्स कहाँ पे होते हैं, फुटपाथ पे ही लगा के ये अपने दुकानों को रखते हैं। तो अगर वहाँ पर ये हॉकर्स और वेंडर्स रहेंगे तो क्या होगा कि ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। और जैसे जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए एक और चीज़ होता है कि हॉकर्स और वेंडर्स से जो शहर की जो कह सकते हैं ब्यूटी जो है वो भी कम हो जाती है, तो इस कारण से इन पे रोक लगाई जाती है। बट अगर कोई ऐसा लॉ बनता है, ऐसे लॉ बने हैं जिसमें हॉकर्स और वेंडर्स के लिए को मना कर दिया गया कि वहाँ पर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो फेस करते हैं ये हॉकर्स और वेंडर्स, वो ये कि इनकी लाइवलीहुड है वो, है ना, वो हॉकिंग कर रहे हैं, वेंडिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी लाइवलीहुड है। अगर उनको उस पर रोक लगा दिया जाएगा तो हाउ विल दे अर्न देयर लिविंग, हाउ विल दे बी एबल टू लिव देयर लाइफ, हाउ विल दे बी एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ्स, है ना। तो इस कारण से ये इस तरह के जो लॉज होते हैं वो अनपॉपुलर बन जाते हैं, है ना। क्योंकि इस तरह के जो भी लॉज होते हैं वो हमारे राइट टू लाइवलीहुड को हमसे छीन रहा है। राइट टू लाइवलीहुड का मतलब क्या हुआ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ दे रहा है तो साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइवलीहुड भी देता है, क्योंकि अगर हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड नहीं होगा तो हम जी भी नहीं सकेंगे। कैसे जिएंगे बिना पैसे के, नहीं पॉसिबल है। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा लाइवलीहुड के लिए। तो जो ये हॉकर्स है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी लाइवलीहुड को ये रोक रहा है। ऐसा ही हुआ था बॉम्बे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने एक लॉ बना करके हॉकिंग और वेंडिंग को
इलीगल कर दिया था, ठीक है। तो जब इस तरह का लॉ बनाई पार्लियामेंट ने बनाया, तो फिर क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है वो जुडिशरी में गया उसके अगेंस्ट। तो पहले तो जुडिशरी पहले तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था, है ना, क्योंकि ये जो लॉ बना था ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी महाराष्ट्र की उसने बनाई थी। तो इस महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और इसी में जो जुडिशरी ने डिसीज़न दिया वो राइट टू लाइवलीहुड का डिसीजन दिया कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, है ना, कहीं भी राइट टू लाइवलीहुड का जिक्र नहीं है, बट कोर्ट का ये कहना था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है तो उसका मतलब राइट टू लाइवलीहुड भी है। तो इस तरह से अगर इस तरह के कुछ भी लॉज बनते हैं जो अनपॉपुलर हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, तो उनके अगेंस्ट या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रुप उससे बैडली अफेक्टेड हो रहा है, वो उस ग्रुप को ये राइट होता है कि वो जुडिशरी में जा सकता है, और जुडिशरी तब फिर देखती है उसका जो भी कानून बना है उसको ही उसको वो देखती है, उसकी वैलिडिटी चेक करती है, वो सही है या नहीं है, लोगों का जो कंप्लेन है वो सही है या नहीं, और उसके हिसाब से जुडिशरी डिसीजन देती है, और जो भी जुडिशरी का डिसीजन होता है दैट इज़ फाइनल डिसीजन, है ना। तो इस तरह से ये होता है। इसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक कई बार जो वुमेन होती हैं उनका मूवमेंट होता है ना, वो अपने लोग अपने प्रोटेस्ट को शो करते हैं, कैंपेन करते हैं, सॉलिडारिटी दिखाते हैं, है ना, इस तरह की कई सारे चीज़ें आप जानते हैं। अब इस तरह में हम ये समझते हैं कि जो सिटीजन्स का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि इन डेमोक्रेसी द रोल ऑफ द सिटीज़न इज़ ओनली टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बस हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया और हम निश्चिंत हो गए, फिर हमें कोई काम नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं है। What is important that we must be aware about the work done by the government, है ना। जो कुछ भी हमारे MPs हैं, हमारे MLAs हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं हमको उसको वॉच करना है ना। न्यूज़ के थ्रू हमें पता चलता है जो कुछ भी चीज़ें हो रही होती हैं, है ना, और वॉच करना है, उनको क्रिटिसाइज़, अगर उनके काम से किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करना है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो लोग हैं एक्चुअली पीपल का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वही डेमोक्रेसी को रियल बनाता है, और वही पार्लियामेंट को इम्पॉर्टेंट बनाता है। अगर लोग अपने बस एक बार इलेक्ट करके भूल जाएं तो फिर क्या होगा कि पार्लियामेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल वे में काम नहीं कर पाएगी। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड नाउ वी हैव सम extra questions to do. The first question is which organ of the government is responsible for law making? Okay, the answer is the legislature. The legislature of the government is responsible for law making. And now
We will see the next question. The next question is, what is the composition of central legislature or parliament? सो यू हैव टू टेल कि जो हमारा पार्लियामेंट है या सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें कौन कौन से क्या क्या इंक्लूडेड होती है. लाइक वी नो दैट अ पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ 2 हाउसेस, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो यू हैव टू राइट द आंसर. द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉलोइंग: नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 द प्रेसिडेंट. इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर. इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको लोकसभा को ही पहले लिखना है, राज्यसभा को दूसरे में. यू कैन राइट राज्यसभा फर्स्ट ऑल्सो, यू कैन राइट प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑल्सो, सभी सही होंगे. ठीक है. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ कि द क्वेश्चन इज, why is the president a part of legislature or a part of parliament? The question is, why is the president a part of parliament? अभी हमने देखा पार्लियामेंट में 2 हाउस और प्रेसिडेंट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रेसिडेंट क्यों पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का. द आंसर ऐसे यू राइट द आंसर. द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज नो बिल कैन बिकम लॉ if no bill can become law if the president does not sign it. So what ये लिखना नहीं है, आपको बस इतना ही लिखना है. No bill can become law if the president does not sign it. So what do you understand? In the law making process, the president plays an important role, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल लॉ बन ही नहीं सकता है. इसलिए प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है. ओके. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the process of law making? What is the process of law making in our country? Okay, what is the process? So you will write the process of law making in our country is following. Number one, the bill can originate in any of the houses. The bill can originate in any of the houses. Second point, when a house passes the bill with majority, it goes to the next house. Third point, the next house passes the bill with majority, then it goes to the president. Next point, when the president signs the bill, it becomes law. Okay, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक वायलेंस. ओके. The question is, so what will be your answer? What do you mean by this domestic violence? So the answer is domestic violence refers to domestic violence. इसका ये मैं लिख दे रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाएगी. डोमेस्टिक वायलेंस refers to physical, verbal, then emotional, or economic abuse of women. And then the next sentence, or you can write it in point also. This woman includes women, woman includes all who live or have lived, who live or have lived together in a shared household. Who live or have lived together in a shared household with the male member who is doing the violence. With the male member who is doing the okay. So this is your domestic violence. And now we will see the next question. The next question is what do you mean by unpopular and controversial laws?
ओके, व्हाट यू मीन बाय अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, क्या होता है? सो इन दिस यू विल राइट दैट sometimes a law can be sometimes a law can be constitutionally and legally valid, still it can be unpopular and controversial if it can be unpopular and controversial if people feel that the intention behind it is unfair and harmful. If the people feel that the intention behind it is unfair and harmful. Okay, now the next question is, give some examples of unpopular laws. So you can give the example of farm laws, then Citizenship Amendment Act, then this Municipal Act which made hawking and street vending illegal. These three laws you can write about, है ना? And now the next question is the question is, if people think that the law is not fair, I'm writing the question. What can be done by the people? What can be done by the people if they feel that the law is not fair? है ना? What can be done by the यहाँ पे एक छूट गया. What can be done by the people? है ना? What can be done है ना? What can be done by the people if they feel that the law is not fair? So in this situation you can write your answer. If the people feel that the law is not fair, then following can be done by them. The first is, you can write the first point, people might criticize the law. Second point, they can hold public meetings. Third point, they can write about it in newspaper. Fourth point, they can report on TV news channel. Fifth point, they can approach the judiciary. That is the most important, we can say most important thing which can be done by the people, है ना? So this is all. हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग जियोग्राफी में भी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसको वी विल बी स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर इन जियोग्राफी. सो यू ऑल write all the question answers in your notebook, है ना? 2 set of question answers will be there. One set is the questions which are given at the end of the chapter, that should also be written down by you, and then the extra questions which I do in the videos,
है ना. I dictate all the answers, so you write down the answers well. Okay, so this is all for today, and now in the next class we will start geography third chapter. Okay.